झारखंड में लोग ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर या हॉस्पिटल को अप्रोच करने में इतना डिले क्यों करते हैं? पहली अप्रोच यही होती है कि अगर मेरे पास कोई गोली पड़ी है तो मैं उसको खा लूँ, नहीं पड़ी तो फार्मेसी से जाके समझ लूँ और 90% बीमारियाँ ठीक भी हो गई। डायबिटीज और बीपी जैसी बीमारियां बहुत कॉमन होती जा रही है, इस पे आपका क्या ओपिनियन है? इसमें जब झारखंड में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर उतना दुरुस्त नहीं था, आपने डिसीजन लिया कि मैं राज हॉस्पिटल से स्टार्ट करूँगा। वो सोचते हैं कि स्टेट का अस्पताल है, सब कुछ फ्री में मिलेगा। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि जहाँ लोग मुफ्त में इलाज चाहते थे वहाँ उनको पैसा देना, कि मेरे को अगर 35 रुपए में पेशेंट को बेड देना है तो मैं कैसे दे सकता हूँ। किसी ने आपको समंदर में फेंका, ये इंसिडेंट बताएंगे क्या मैटर था? समहाउ कुछ हालात ऐसे बैठे, वो डॉक्टर या तो चीज़ बहुत बड़ी थी उसको ठीक से मैनेज नहीं कर पाए, या उनको अपने ही छोटे से पोर्शन में ज़्यादा मज़ा आने लगा कि वो इसके ऊपर का जिम्मा नहीं लेना चाह रहे थे। आज भी जितनी बढ़िया फैमिली एनवायरनमेंट हम लोग के हॉस्पिटल में है, शायद ही किसी और अस्पताल में देखने को मिलेगी, और आजकल कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में तो बिल्कुल मिसिंग। एक मूवी आई थी सर अक्षय कुमार की, एक पेशेंट जो डेड है और उसके ऊपर वो मेडिकल बिल बनाता है और जिस पे बहुत सारा ममिक बना भी। ये सोसाइटी में इस तरह का इंसिडेंट होता है हॉस्पिटल में, या बस ये मूवी में काल्पनिक चीज़ें हैं? 99.99% नहीं होता। तो वो वेंटिलेटर तब लगाते हैं जब उसके ऑर्गन्स फेल होने की स्टेज में रहते हैं, और पूरे ऑर्गन फेलियर के बाद भी पेशेंट मरता नहीं है। परिचित बहुत जानी मानी डॉक्टर थे, उनको डॉक्टर्स ने डेड डिक्लेयर कर दिया था। तो उसके बाद वो 3 साल तक वो डॉक्टर वेंटिलेटर पे रही, और उसके बाद में निकल आई और 10 साल तक जीवित। रिम्स मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेट का बैकबोन होने के बाद साहब वहाँ बाथरूम नहीं है, बाथरूम है तो पानी नहीं है, पानी है तो वो आने का एक सिस्टम है कि दिन के 11 बजे आएगा। इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे ही हो सकता है। आयुष्मान योजना फेल और सक्सेसफुल? आयुष्मान योजना एक बहुत अच्छा ट्रायल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में क्या कमी है? लोग क्यों प्राइवेट प्रेफर करते हैं गवर्नमेंट जाने के लिए? नमस्कार दोस्तों, आज कांके टॉक्स के पॉडकास्ट में हम बात कर रहे होंगे झारखंड के एक जाने मानी हस्ती के साथ। वैसे हम हर बार आपके सामने एक नई हस्ती के साथ बात कर रहे होते हैं, लेकिन इस बार की जो हस्ती है फिर से एक इंजीनियर ही है, और हेल्थ केयर वर्टिकल में वो अपना एक डोमिनेंट प्रेजेंस फील करवाते हैं। हम बात कर रहे होंगे कि जब हमें तकलीफ़ होती है तो हम कितनी बार डॉक्टर्स के पास जाते हैं, और कितनी बार हम एक फार्मासिस्ट से मेडिसिन मांग के अपनी बीमारी को ठीक करने का प्रयास करते हैं। हम क्यों डायरेक्ट डॉक्टर को विजिट करने के लिए अवॉइड करना पसंद करते हैं। हम बात कर रहे होंगे कि क्या डॉक्टर साहब हमारे लिए जो दवाई लिखते हैं, जो जांच लिखते हैं, उसमें कहीं कुछ ऐसी दवाई और ऐसी जांच तो नहीं है जो हमारे बीमारी के लिए अच्छी या ज़रूरी नहीं थी। हम बात करेंगे उन सब चैलेंजेस को लेकर जो चैलेंजेस हम अपने जीवन में महसूस करते हैं। उनके लिए मैं एक लाइन बोलता हूँ, मैं भी मुसाफिर हूँ तेरी कश्ती का ए ज़िंदगी, तू जहाँ मुझसे कहेगी मैं वहीं उतर जाऊँगा। एक इंजीनियर उतरा और हेल्थ केयर के फील्ड में, और उसने एक राज हॉस्पिटल्स के नाम से एक इतनी बड़ी हॉस्पिटल की रचना की, इतनी बड़ी हॉस्पिटल बनाया हमारे शहर में कि आज भी उसके नाम से हम चाहते हैं कि वहाँ पे इलाज हो जाए। सर, स्वागत हमारे पॉडकास्ट में आपका। आप हैं जोगेश गंभीर, एक इंजीनियर। हम जानेंगे कि सर, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हेल्थ केयर में शिफ्ट करने का आइडिया कैसे आया? आई विल कॉल इट अ स्ट्रोक ऑफ डेस्टिनी। जहाँ आपकी किस्मत लिखी है वहाँ आप पहुँच जाइएगा। बाकी जहाँ तक इंजीनियरिंग का सवाल है, किसी भी तरह की एजुकेशन आपको एक तरह की मैच्योरिटी देती है, एक तरह का गुमान देती है, वो आपको ज़िंदगी नहीं देती है। आप जिस लाइन में घुसते हो, उस लाइन को समझते हो, उस लाइन को अच्छे से कर सकते हो। मेरे लिए इंजीनियरिंग के बाद हॉस्पिटल में घुसना वॉज अ स्ट्रोक ऑफ डेस्टिनी। मैं एक हॉस्पिटल बना रहा था, अपने लिए नहीं बना रहा था, लोगों के लिए बना रहा था, लेकिन बाद में मेरे को खुद ही चलाना पड़ा। बड़ी लंबी कहानी है, फिर किसी दिन उसकी चर्चा करेंगे। बट घुसने के बाद मेरे को अच्छा लगा कि मैं इसमें घुसा तो अच्छा हुआ। ओके। मैं दूसरी चीज़ जो आपके एक पहलू है, मुझे जो पता चला कि आप रांची से थे भी नहीं, तो रांची क्यों चुना आपने?
मैं रांची में आसपास में कुछ पावर स्टेशन पे इंजीनियरिंग का काम करने आता था ओके। और रेगुलर आता था इस एरिया में। और उसी सिलसिले में यहाँ पर मेरे को कुछ अच्छा लगने लगा, मन लगने लगा, कुछ ज़रूरतें भी थी, कुछ प्रॉपर्टी का डेवलपमेंट करने का ज़रूरत भी था। तो प्रॉपर्टी को डेवलप करते करते वो एक अस्पताल के रूप लेता गया और वो अस्पताल बनता गया, बढ़ता गया। मैं अपना इंजीनियरिंग का काम करता गया। उसी दौरान में अस्पताल में हम लोगों ने बहुत कुछ ज़्यादा कर लिया। मेरी बेटी की पैदाइश यहाँ पर हुई थी और उस वक्त मैंने देखा कि यहाँ मेडिकल लाइन की बहुत सारी सुविधाएं नहीं हैं। और मैं क्योंकि दिल्ली से था और दिल्ली में मेरे पहले बच्चे का जन्म हुआ था, मैं दोनों को कंपेयर करता था। तो मन में आया कि क्यों नहीं कुछ थोड़ी सी पहल जरूर ऐसी की जाए कि जिसमें कुछ सुविधाओं को हम यहाँ पर ला सकें। तो उसी में ही जो प्रॉपर्टी के डेवलपमेंट में हम लोगों ने एक अस्पताल का सपना देखा, उसकी नींव रखी और वो अस्पताल जब बनना शुरू हुआ तो उसमें उस तरह की चीज़ों को लाना शुरू किया जो यहाँ पर मिसिंग थी। बस वो धीरे धीरे क्योंकि ओवर कर लिया अपने आप को, बहुत ज़्यादा घुस गए उसके अंदर, तो ना चाहते हुए भी खुद घुस के उसको वायबल बनाने के लिए, उसके लोन चुकाने के लिए अपने उसके अंदर आना पड़ा। तो बस यही एक रीज़न है कि दिल्ली से आके यहाँ पर आए। लेकिन कोई मलाल नहीं है, मेरे को रांची बहुत पसंद आया। एक तो दिल्ली में मेरे 2 घंटे 3 घंटे जो सड़क पे ट्रैफिक में बर्बाद होते थे, यहाँ वो काम 5 मिनट में हो जाता था। तो इन ए वे एक सप्ताह में मेरे को दिल्ली में मैं 5 दिन काम करता था तो वो 3 दिन के बराबर था। यहाँ मैं आके 5 दिन काम करता था तो वो 7 दिन के बराबर था। इतना टाइम मेरे को एक्स्ट्रा मिला और उसी का मैंने फ़ायदा भरपूर लिया और बड़े मज़े में काम किया, अपनी लाइफ को भी अच्छे से एंजॉय किया। कौन से साल की बात है जब आप दिल्ली से रांची आए? मैं 1988 में रांची आया था। ग्रेट। उसके पहले भी आता रहता था। 88 में आके मैं 2-3 साल के लिए मैंने प्रोग्राम बनाया था कि कुछ काम भी करूँगा और अपना इंजीनियरिंग भी करता रहूँगा। और 92 एंड तक मेरे को वापस चले जाना था। लास्ट था, ऐसे तो 91 में ही जाना चाहता था, तो थोड़ा अस्पताल बनाते बनाते थोड़ा देरी हो गया। तो 92 का टारगेट था कि मार्च 92 में चला जाऊंगा, लेकिन फंसता चला गया तो फंसता ही चला गया। और अब जब 92 और 2025 अभी एक बच्चा जो दिल्ली में जन्म ले रहा है और जो दिल्ली की मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ कर रहा है, एक बच्चा जो झारखंड में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ कर रहा है, या एक पेशेंट जो यूज़ कर रहा है, क्या डिफरेंस फील करते हैं? देखो, ये डिफरेंस है और ये डिफरेंस हमेशा रहेगा। ओके। जो गढ़वा और डाल्टनगंज का डिफरेंस है, जो डाल्टनगंज लोहरदगा का डिफरेंस है, जो लोहरदगा रांची का डिफरेंस है, और जो रांची दिल्ली का डिफरेंस है, उसी तरह से दिल्ली और न्यूयॉर्क का डिफरेंस है। ये डिफरेंस हमेशा रहेगा। हम अपनी कैपेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से ही अपने आसपास अपनी सुविधाओं को डेवलप कर पाते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं कर पाते। बट जो नॉर्मल डिलीवरी इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी है डिलीवरी, क्योंकि डिलीवरी के लिए कहीं भी आप सब स्टैंडर्ड नहीं हो सकते। तो आज मैं देख रहा हूँ, मेरे को बड़ी खुशी है कि आज झारखंड में जितनी डिलीवरीज होती हैं, सारी डिलीवरीज इंस्टीट्यूशनल होती हैं। वो पहले की तरह से दाई घर में डिलीवरी नहीं करा रही है। 100% डिलीवरीज इंस्टीट्यूशनल हैं, सेफ़ हैं, बड़े अच्छे से हैं। जहाँ तक तो बच्चे पैदा होने का सवाल है, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। बच्चों के ट्रीटमेंट का सवाल है, आम सर्दी खांसी बुखार वैक्सीनेशन सब बिल्कुल सब जगह के बराबर है, क्योंकि वो पूरा का पूरा हमारा नेशनल एजेंडा के अंडर है। लेकिन अगर किसी को कोई रेयर डिजीज़ हो जाती है, मान लो किसी के दिल में छेद है, उसको अपना ऑपरेशन करवाना है, तो उसकी सुविधा आज भी रांची में नहीं है। तो वो एक बच्चा दिल्ली में बैठा तो उसको क्विकली इलाज हो जाएगा। यहाँ हो सकता है डायग्नोज होने में उसको 6 महीने साल एक्स्ट्रा भी लग सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। झारखंड में लोग ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर या हॉस्पिटल को अप्रोच करने में इतना डिले क्यों करते हैं? वो फर्स्ट हैंड ट्रीटमेंट तो चाहते हैं कि फार्मेसी या कोई नज़दीक का कंपाउंडर मेडिकल या जिसको हम लोग झोला छाप डॉक्टर कहते हैं, उनसे फर्स्ट हैंड ट्रीटमेंट ले लें। अरे देख, ये हमारी ना नॉर्मल साइक है कि मैं अपने आप को बीमार नहीं समझना चाहता, अपने आप को बीमार होने भी नहीं देना चाहता, ठीक है ना। और अगर कहीं पर लगे भी तो ये चाहता हूँ कि ये फटाफट ठीक हो जाए। तो पहली अप्रोच यही होती है कि अगर मेरे पास कोई गोली पड़ी है तो मैं उसको खा लूँ, नहीं पड़ी तो फार्मेसी से जाके समझ लूँ, और 90% बीमारियाँ ठीक भी हो जाती हैं। लेकिन जो बीमारी आगे थोड़ी सी डीप रहती है, उसके लिए डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। तो कुछ लोग जिनको तो अच्छा अप्रोच है, या जेब में पैसे हैं या जेब में पॉलिसी है कोई, वो तो फटाफट चला जाता है।
जिसको थोड़ी सी फाइनेंशियल इश्यूज हैं या टाइम का बंधन है, वो ये रूट अडॉप्ट करता है। जल्दी तो हर कोई अच्छा होना चाहता है, अप्रोच का फ़र्क है, ये हमारी साइक और हमारे पॉकेट पे डिपेंड करता है। जब झारखंड में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर उतना दुरुस्त नहीं था, आपने डिसीजन लिया कि मैं राज हॉस्पिटल से स्टैंड करूँगा। क्या चैलेंजेस आपके सामने आए जो आप चाहेंगे कि यूथ जाने और सीखे? देखो यार, पहले तो मैंने नाम रखा इसका राज हॉस्पिटल, तो लोग इसको ना राज्य अस्पताल समझते थे। वो सोचते थे कि स्टेट का अस्पताल है, सब कुछ फ्री में मिलेगा। लेकिन मैंने किसी से कोई दान दक्षिणा, कोई किसी तरह की कोई चैरिटी नहीं ली थी, तो मेरे को उन्हीं पैसों से चलाना पड़ता था जो मरीजों से मैं इकट्ठा करता था। तो ये एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाना ज़रूरी था। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज आया कि जहाँ लोग मुफ्त में इलाज चाहते थे वहाँ उनको पैसा देना पड़ता था, नंबर 1। नंबर 2, जो पहले यहाँ पर चैरिटेबल हॉस्पिटल्स मौजूद थे, लोग उसके कंपैरिजन में चाहते थे कि मेरे को पैसा लगे, जो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था क्योंकि मेरे पास चैरिटी नहीं थी। तो ये कुछ चैलेंजेस थे यूथ के लिए, क्योंकि मैं भी उस समय यूथ था और मेरे लिए ये चीज़ थी कि मैं काम को नहीं करना चाहता था तो करना पड़ा। तो ऐसी हालत थी, किसी ने उठा के आपको बीच समुद्र में फेंक दिया हो, डीप पानी में फेंक दिया हो और आपको तैरना नहीं आता है। अब आपके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो डूब के जान दे दो या तैरना सीख के बाहर निकलो। तो मेरे लिए चैलेंज था कि किस तरह से मेरे को तैर के बाहर निकलना है, अपने आप को वायबल बनाना है उन अस्पतालों के मुकाबले में जो बिल्कुल यहाँ बिना चैरिटी के चलते नहीं। यहाँ सिर्फ मिशनरी और चैरिटेबल हॉस्पिटल थे। नाम गिनवाऊंगा तो सबको मालूम है 30 साल 35 साल पहले कौन कौन अस्पताल थे। तो उनके सामने मेरे को अपने आप को स्थापित करने के लिए एक बिल्कुल इंटरनल वेरी एफिशिएंट सिस्टम लाना पड़ा। उसमें डेडिकेशन डालनी पड़ी, मोटिवेशन डालनी पड़ी। बड़ी लंबी स्टोरी है, एक एक चीज़ के ऊपर मैं एक एक अच्छा लेक्चर दे सकता हूँ कि किस तरह से हम इससे सीख सकते हैं और किस तरह से कर सकते हैं। एक ही चीज़ था कि मेरे को अगर 35 रुपये में पेशेंट को बेड देना है तो मैं कैसे दे सकता हूँ, और उसके बाद भी उस डॉक्टर को अपने यहाँ एम्प्लॉय करके पेमेंट कैसे कर सकता हूँ। तो इसके लिए बहुत मेहनत और बहुत लंबी सोच में जाना पड़ा। सर एक चीज़ बताइएगा, आपने एक जिक्र किया कि किसी ने आपको समंदर में फेंका, ठीक है ना, ये इंसिडेंट बताएंगे, क्या मैटर था? देखो, ये कुछ पारिवारिक मामले हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊंगा। कुछ डॉक्टर्स के साथ मिलके मैंने ये शुरू किया था और हम लोग की अंडरस्टैंडिंग ये थी कि वो डॉक्टर्स इसको हमेशा के लिए चलाते रहेंगे प्रोफेशनल वे में और मैं इसको बना के चला जाऊँगा। समहाउ कुछ हालात ऐसे बैठे, वो डॉक्टर या तो चीज़ बहुत बड़ी थी उसको ठीक से मैनेज नहीं कर पाए, या उनको अपने ही छोटे से पोर्शन में ज़्यादा मज़ा आने लगा कि वो इसके ऊपर का जिम्मा नहीं लेना चाह रहे थे। तो उन्होंने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट को, इतने बड़े इशू को दरकिनार कर दिया, और दरकिनार होकर तो वो ख़त्म हो जाता। तो मेरे को, क्योंकि मेरी बनाई हुई चीज़ थी, अपने बच्चे का आप जितना ध्यान खुद रख सकते हो दूसरा नहीं रख सकता, तो मेरे को मजबूरन उसके अंदर घुसना पड़ा ताकि जिस सपने के साथ हम उसको लेके आए थे उस मुकाम तक कम से कम पहुँचा सके। और मेरे पास पहला मुकाम था अपने सारे लोन रीपेमेंट करना। बहुत बड़ा मुकाम था, बहुत बड़ा चैलेंज था। तो इसलिए मेरे को ज़्यादा जो मजबूरी आपने मेरे को पूछी, क्योंकि डॉक्टर मेरे को उस वक्त साथ नहीं दिए जो उन्होंने प्रोमिस किए थे, तो मेरे को खुद इसके अंदर आना पड़ा। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि पूरा सिस्टम डॉक्टर डिपेंडेंट है, आप डॉक्टर थे भी नहीं, तो फिर इस चैलेंज को आप हैंडल और मैनेज कैसे कर रहे थे? मेरे से पूछो कि आज एक नॉन डॉक्टर एक इंस्टीट्यूशन को ज़्यादा अच्छे से चला पाता है, और मैं एक जीता जाता एग्जाम्पल हूँ। मेरे हिसाब से ना डॉक्टर टू डॉक्टर ना प्रोफेशनल ईगोज़ चलती हैं, और प्रोफेशनल ईगोज़ इतनी हाई होती हैं कि डॉक्टर एक दूसरे डॉक्टर के साथ काम करने में काफ़ी हिचकिचाता है, और काफ़ी एक बोलने में और एक करने में, दोनों जगह में आपको परेशानी होती है। जूनियर सीनियर का लिहाज करना पड़ता है। मैं चूँकि डॉक्टर नहीं था तो मेरे को डॉक्टर के साथ कनेक्ट बनाने में बहुत आसान था। मैं इंडिविजुअल डॉक्टर के साथ कनेक्ट बना के बीच में एंकर का रोल अदा करता था। आज कोई भी आप स्टेज शो करते हैं, बिना एंकर के कामयाब नहीं है ना, तो एक एंकर चाहिए था। तो आई वॉज दैट एंकर बिटवीन ऑल द स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स, एंड दैट इज़ द रीज़न ऑफ द सक्सेस ऑफ दिस हॉस्पिटल। मोस्टली लोग बोलते हैं कि अगर एक हॉस्पिटल के पीछे डॉक्टर नहीं फुल टाइम स्टैंड करता है तो हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाता है। तो आप इतने सारे डॉक्टर्स को, जो आप खुद ही बोल रहे हैं इतने प्रोफेशनल ईगो होता है, उनके ईगो को कैसे मिट कर रहे थे? मेरे साथ ना उनके प्रोफेशनल ईगोज तो बिल्कुल भी नहीं थे। तो मैं क्योंकि बिल्कुल डॉक्टर नहीं था,
तो डॉक्टर रिलेटेड 90% प्रोफेशनल ईगोज तो ऐसे ही दरकिनार हो गए। अब उनकी कोई इंडिविजुअल इशू किसी दूसरे डॉक्टर के साथ है तो वो मैं 1-to-1 करके रिजॉल्व बड़े आराम से कर पाता था कि अगर वो दोनों डॉक्टर रहते तो आपस में बैठ के कभी ना रिजॉल्व कर पाते, क्योंकि मैं उस स्टेज पे था जहाँ मैं सबसे इंडिविजुअल मेंटेन कर रहा था, तो हर चीज़ मेरे थ्रू दूसरे तक जाती थी। तो ये मेरे पे डिपेंड करता था चीज़ को मैं किस सच्चाई से पहुँचाऊँ, कितना रोक के पहुँचाऊँ, कितना अच्छे से पहुँचाऊँ, जिससे कि अंडरस्टैंडिंग आपस में बनी रहे। और आज भी जितनी बढ़िया फैमिली एनवायरनमेंट हम लोग के हॉस्पिटल में है, शायद ही किसी और अस्पताल में देखने को मिलेगी, और आजकल कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में तो बिल्कुल मिसिंग है। आपके पिताजी ने कभी पीटा नहीं कि तू इंजीनियर पढ़ाया था मैंने तेरे को, तो क्या जाके वहाँ पे हॉस्पिटल बनाने में इतना कर्जा ले रखा है? यस, शुरू में तो ज़रूर, लेकिन 2-3 साल में उस ज़माने में मेरे पिताजी, अपने पिताजी की बात बोली तो वो उस समय ट्रेन चलती थी कालका हटिया एक्सप्रेस, वो दिल्ली से उस ट्रेन से आते थे रांची। तो जब मेरे को 3-4-5 साल हो गए तो उस वक़्त आते आते ट्रेन से उनको रास्ते में किसी ने पूछ लिया कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि जा रहा हूँ अपने बेटे से मिलने। बोले आपका बेटा क्या करता है? बोले एक अस्पताल है राज अस्पताल नाम का, वहाँ काम। अरे वहाँ तो हमारी जान बची थी। वहाँ तो उन्होंने उसका किस्सा सुनाना शुरू कर दिया। तो उनको जितनी खुशी हुई, तब आके उन्होंने मेरे पीठ पे हाथ थपथपाया कि वाह, तूने तो जो काम कर रहा है यहाँ पर, अच्छे अच्छे काम कर रहा है जिससे लोग तेरे को जानते हैं, तेरा नाम है। और उसके बाद से उन्होंने अच्छे से सराहना करनी पड़ी, मेरा भी मोटिवेशन हुआ। लेकिन ये तो सक्सेस वाली बात है। फेल्योर वाले में पिताजी ने क्या कहा था? इनफैक्ट फेलियर देखने का भी नौबत बहुत ज़्यादा मेरे को नहीं आया, क्योंकि बहुत जल्दी ही उसको पकड़ लिया, समझ लिया और संभाल लिया। क्योंकि मैं उस वक्त यहीं था, मेरे यहाँ से जाना था और गया नहीं था। तो मेरा जाना जरूर, मतलब एक किसी को प्रॉमिस किया हुआ था, मैंने अपने आगे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए थे, वहाँ मेरे को ज़रूर परेशानी हुई। 2-3 साल तक मेरे को अपने से ही आके सब कुछ करना पड़ा, आना जाना बहुत ज़्यादा करना पड़ा। लेकिन क्योंकि यहाँ मैंने छोड़ा नहीं था तो उसको मैं संभालता चला गया। तो एक हिसाब से मैंने उसको फेलियर की तरह से ना तो अपनी फैमिली में किसी को, ना अपने सीनियर्स में, ना जूनियर्स में, ना मेडिकल सर्कल में कभी उसको प्रोजेक्ट नहीं होने दिया एज फेलियर। मैं उसको अपने ही तरीके से संभालता चला गया, और जब वो कामयाबी में बदल गया तब जाके मैंने ये स्टोरी सबको सुनानी शुरू की। उससे पहले तो मैंने कभी किसी को ये बात बोली भी नहीं थी कि मैं कितना परेशानी में हूँ और कितना मुश्किल हो सकती है। बिल्कुल। एक मूवी आई थी सर अक्षय कुमार की, आपको याद होगा वो सीन कि एक पेशेंट जो डेड है और उसके ऊपर वो मेडिकल बिल बनाता है, और जिस पे बहुत सारा मिमिक बना भी। आप क्या फील करते हैं कि इस तरह की मूवी सही में ये सोसाइटी में इस तरह का इंसिडेंट होता है हॉस्पिटल में, या बस ये मूवी में काल्पनिक चीज़ें हैं? 99.99% नहीं होता है, नहीं होता है। और 0.01% अगर कभी हुआ भी होगा तो किसी ना किसी मजबूरी की वजह से। आपको ये समझना होगा, जब हम वेंटिलेटर किसी पेशेंट को लगाते हैं तो वो वेंटिलेटर तब लगाते हैं जब उसके ऑर्गन्स फेल होने की स्टेज में रहते हैं, और पूरे ऑर्गन फेलियर के बाद भी पेशेंट मरता नहीं है, वो चलता रहता है जब तक उसके दिल काम कर रहा है, जब तक उसका हार्ट फेल नहीं होता है। ब्रेन फेल हो सकता है, सारे ऑर्गन फेल हो सकते हैं, लेकिन अगर हार्ट चल रहा है तो वेंटिलेटर पे चलता रहेगा। आप उसको एज वेजिटेबल, एज डेड डिक्लेयर कर सकते हैं, और वेंटिलेटर उतारेंगे तो उसका हार्ट भी चलना बंद हो जाएगा, क्योंकि उसको कृत्रिम सांस जाना बंद हो जाएगा। तो ऐसे केस में जिस पे वेंटिलेटर नहीं है उस पर तो डिक्लेयर हो जाएगा, जिस पे वेंटिलेटर है तो ऐसे बहुत सारे केस हैं। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, नाम तो नहीं बोलूँगा। यहाँ पर एक परिचित बहुत जानी मानी डॉक्टर थी जिनको डॉक्टर्स ने डेड डिक्लेयर कर दिया था, और उसके बाद उन्होंने बोले यार ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो, तो वेंटिलेटर नहीं हटाया। तो उसके बाद वो 3 साल तक वो डॉक्टर वेंटिलेटर पे रही, और उसके बाद में निकल आई और 10 साल तक जीवित रही। तो ये जो है हमारा, बहुत दफ़ा अगर आप हिम्मत हार के छोड़ देते हैं तो ऐसा ज़रूर है कि ऐसा मिराकल 1 in 10,000, 1 in 20,000 होएगा। लेकिन आज डेथ डिक्लेयर करने का एक मेडिकल प्रोटोकॉल है। अगर आप उस प्रोटोकॉल को मिस करते हैं तो आपको पब्लिक रगड़ देगी, आपको कंज्यूमर फोरम में ले जाके तरह तरह के केस में पहुंचा देगी।
और अगर आप प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं तो वो प्रोटोकॉल फॉलो करना ज़रूरी है जब तक मेडिकली डेड डिक्लेयर नहीं हो, और उसमें डेड होने के बाद भी 15-20 मिनट आधे घंटे का समय रहता है। तो मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि उम्मीद नहीं है, उम्मीद ज़ीरो है, लेकिन आदमी ज़िंदा है तो उस पर वेंटिलेटर क्यों लगाया जाए, इस बात पे सुप्रीम कोर्ट तक चर्चा हो रही है कि आज हम अपनी मर्जी से अपने किसी संबंधी को डेथ डिक्लेयर करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते। एक कॉमन चीज़ें जो अखबार में छपती रहती है वो ये है कि डॉक्टर्स और जो मरीज़ हैं उनके पेशेंट के बीच में हाथापाई हो गई। क्यों भाई? क्योंकि अनर्गल बिल बना दिया या उसने बिल का भुगतान नहीं किया और वो पेशेंट को होल्ड कर लिए हैं। इस पे आप क्या विचार रखेंगे? ये समस्याएं हम लोगों ने खुद क्रिएट की हैं। जिस दिन हम लोगों ने मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट शुरू किया था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पहले से ही थे, जब हमने ये कंज्यूमर का मेडिकल में लेके आए, जो मेडिकल को कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंडर में लेके आए, मैं मिस कर रहा था, नॉट मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन जब हम मेडिकल के अंदर लेके आए, उसी दिन से ये चर्चा हो रही थी कि अब पेशेंट और डॉक्टर के बीच का विश्वास कम होएगा, और वो कम हुआ भी। आज डॉक्टर और पेशेंट के बीच में हाथापाई तब होती है 2 रीज़न से, जब पेशेंट और डॉक्टर के बीच का कॉन्फिडेंस कम होता है। कॉन्फिडेंस कम होने के बहुत सारे रीज़न हैं, आप हर आदमी को बचा नहीं सकते। ये मान के चलिए आज इतना एडवांस्ड हो गया है युग, कुछ भी होने से एम्बुलेंस तुरंत मिलती है, आदमी तुरंत अस्पताल पहुंचता है। 99% डेथ्स हॉस्पिटल में ही होते हैं। पहले आपको हॉस्पिटल डेथ्स 10% ही होती थी, 90% डेथ तो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही हो जाती थी। वो 10% डेथ लोग एक्सेप्ट कर लेते थे। आज वो 99% डेथ जो हॉस्पिटल में होती हैं उसमें 1% 2% जो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। वहाँ एक मन के अंदर आती है आदमी को जो डिससेटिस्फेक्शन आती है, वो डिससेटिस्फेक्शन लीड्स टू द कन्फ्लिक्ट, और उससे हाथापाई भी होती है। और मेरा मानना तो ये है कि 10 में से 5 दफ़ा ये कन्फ्लिक्ट सेल्फ क्रिएटेड रहता है। आदमी अपना पैसा छुड़वाने के लिए जानबूझ के हल्ला करता है कि मैं हल्ला करूँगा तो मेरे को पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो ये कन्फ्लिक्ट एक तरीके से देखा जाए तो सोसाइटी का दुष्प्रभाव है। सोसाइटी भी हमारी नीचे गिरती जा रही है। और दूसरा, डॉक्टर की तो बहुत ज़्यादा लिमिटेशन है, बहुत ज़्यादा लिमिटेशन है। डॉक्टर 24 घंटे तो किसी मरीज़ के पास नहीं बैठ सकता है। तो 100% सेटिस्फाई जो ठीक होता है उसको तो फिर भी कर सकता है, जिसकी डेथ हो जाती है उसको कर पाना मुश्किल हो जाता है। मेरा यहाँ से ना मैं 2 चीज़ें जो मैं जानना चाहूँगा, जो हम अपने ऑडियंस तक ले जाना चाहेंगे। पहली बात कि एक पेशेंट जो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है और उसकी डेथ हो जाती है, अब उसका एक लंबा चौड़ा हॉस्पिटल एक बिल प्रोड्यूस कर रहा है, तो क्या एथिकली मोरली हॉस्पिटल इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है कि उस बिल पे खुद ही अपफ्रंट कुछ डिस्काउंट ऑफर कर दे, सो दैट कि इस तरह की चीज़ें उनको फेस नहीं करना पड़े? मैं इसको फिर इस तरीके से समझाना चाहूँगा कि हर अस्पताल का बिल बराबर नहीं रहता है एक ही इलाज के लिए। वो बिल डिपेंड करता है कि आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, क्या क्या पैराफर्नेलिया है, क्या क्या इक्विपमेंट हैं, क्या क्या स्पेशलिस्ट हैं। आप वहाँ तक एक मरते हुए पेशेंट को अपनी पूरी की पूरी सहूलियत, पूरी की पूरी फैसिलिटीज़ देना चाहते हो जो आपके पास उपलब्ध है। अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आपका बिल कम आएगा, अगर आपके पास उपलब्ध है तो आपका बिल ज़्यादा आएगा। मैं फिर ये बताना चाह रहा हूँ, जो बिल हज़ारीबाग के किसी आईसीयू का आएगा वो रांची के आईसीयू से कम होएगा, जो रांची के आईसीयू में आएगा वो दिल्ली के आईसीयू से कम होएगा, और जो दिल्ली के आईसीयू में आएगा वो न्यूयॉर्क के आईसीयू से बहुत कम होएगा। तो आप वो सारी सहूलियतें जब देते हो तो आप मरीज़ को पूरी की पूरी उसकी जानकारी भी देते हो, और आप तब उसको इलाज करते हो जब मरीज़ उसके लिए एग्री करता है। और आम तौर पे आप मरीज़ को ये पूरी की पूरी ऑप्शन देते हो कि तुम दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हो जहाँ तुम्हारे पैसे कम लगे। जब मरीज़ बोलता है कि नहीं हम आप इलाज करिए, हम आपको पेमेंट करेंगे, तब इलाज होता है। और बहुत दफ़ा उस वक़्त पैसे अगर एडवांस लिए हों, मतलब हम शुरू में बोलते थे आज से 20 साल पहले जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था कि अगर आपको झगड़ा नहीं करना है तो एडवांस पूरा रखिए। अगर आप पूरा एडवांस रखेंगे तो 0.1% चांस भी नहीं है कि झगड़ा होएगा। तो वो बहुत दफ़ा संभव नहीं हो पाता है।
मरीज़ की बहुत सारी मजबूरियां होती हैं। अस्पताल वाले और डॉक्टर जब मजबूरियों के साथ पूरा का पूरा समझौता कर लेते हैं तभी फंसते हैं, और जब फंसते हैं तो अगली बारी उतने ही थोड़ा सा स्टर्न हो जाते हैं, थोड़ा सा रगड़ हो जाते हैं, जो वो डॉक्टरों के उसमें बिहेवियर में आप लोगों को दिखना शुरू होता है कि डॉक्टर ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। तो ये समाज के जितने बिखराव हैं, जितनी बुराइयां हैं, ये हमारी अपनी क्रिएट की हुई हैं। मेरा मानना ये है कि जब तक हम पूरी तरह से लास्ट मैन तक गवर्नमेंट के थ्रू मेडिकल सुविधा नहीं पहुंचा पा रहे थे, तब तक हमको विदेशों की तर्ज पे इस तरह के एक्ट्स नहीं बनाने चाहिए थे, इस तरह के सिस्टम नहीं क्रिएट करने चाहिए थे। नहीं करते तो आज भी डॉक्टर और मरीज के बीच का रिलेशन 90% 99% ऑफ टाइम एक भगवान और डिवोटी जैसा जरूर रहता। देखिए, अब यहीं से मैं एक दूसरा सवाल जो मेरे जहन में आ रहा था कि एक डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं और जो एक ट्रीटमेंट के लिए 10 तरह की दवाई और 3 तरह के टेस्ट वो लिखते हैं, वो क्या जस्टिफाइड है? वो क्या ज़रूरत भर लिखते हैं, या वो किसी के स्पॉन्सरशिप के प्रेशर में आके उतना सारा लिखते हैं? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं इसको मना नहीं करता हूँ कि स्पॉन्सरशिप का जहाँ तक सवाल है, ये मना नहीं करता हूँ, क्योंकि हर डॉक्टर का किसी ना किसी कंपनी के लिए एक लीनिंग हो सकता है। वो लीनिंग के लिए ज़्यादा करके उसका विश्वास है, क्योंकि डॉक्टर को नॉलेज कहाँ से मिलती है? एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आता है, वो डॉक्टर को आके बताता है कि ये दवाई ऐसे काम करेगी, तो उसको उस दवाई को कहीं ना कहीं ट्राई करेगा, ट्राई करता है, रिजल्ट मिलेगा तो उसको फ़ायदा होएगा तो उसको यूज़ करेगा। दूसरी दवाई उसने ट्राई नहीं की तो उसको नहीं कर सकते। तो आम तौर पे 90% टाइम रीज़न ये होता है। और अब आप बोलें कि उसने यही दवाई क्यों लिखी, दूसरी क्यों नहीं लिखी? डॉक्टर आज के दिन तो गवर्नमेंट का रूल है कि आप साथ में जेनेरिक नेम जरूर देंगे, मरीज़ जो चाहे खरीद सकता है। तो दवाइयों की एफिकेसी तो ज़रूर रहती है, स्टैंडर्डाइजेशन ज़रूर रहता है, लेकिन डॉक्टर की अपनी चॉइस तो है ही है कि मैं इसी चॉइस को लिखूँगा जिसकी उसको ज़्यादा जानकारी है। मेरे पास इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि डॉक्टर ने आपकी मर्जी से आपको दवाई दे दी और फ़ायदा नहीं की, फिर डॉक्टर को अपनी मर्जी दी, वो फ़ायदा कर गए। तो जो ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें, क्योंकि एक एक दवाई के ना कम से कम 1000 नाम से बिकती है, 1 2 3 नहीं। तो डॉक्टर पे जो विश्वास जम जाता है उसको यूज़ करता है, और विश्वास जमने के पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। हमेशा फाइनेंशियल नहीं होते, लेकिन अगर 1% फाइनेंशियल हो भी तो ब्लैक शीप्स आर इन ऑल द बिजनेसेस। उसके लिए पूरे के पूरे पेशे को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते हैं। आप अपने हॉस्पिटल में एथिक्स पॉलिसी को कैसे एग्जीक्यूट करवा पाते हैं? देखो यार, मैंने जब अस्पताल शुरू किया था ना, तो मेरे को बड़ा फ़ायदा था। फ़ायदा ये था कि जांच कोई करता था, दवा कोई बेचता था, मैं सिर्फ अस्पताल चलाता था। तो मेरे को सिर्फ एक ही मुद्दा था कि मेरे मरीज़ का मिनिमम खर्चा कैसे हो। तो मैंने सिस्टम बनाया कि जांच का खर्चा मिनिमम आए और दवाई का खर्चा मिनिमम है, ताकि हम अस्पताल से कमा सकें। तो मैंने वो जो सिस्टम तब बनाया, तो मैं उसकी बड़े अच्छे से खुद पूरी इंटरनल ऑडिट करता था। वो इंटरनल ऑडिट सिस्टम आज भी मौजूद है कि मिनिमम जांच, मिनिमम दवाई, और फिर मिनिमम दवाई में हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड फिक्स किया कि हम सिर्फ मल्टीनेशनल ब्रांड यूज़ करेंगे और सिर्फ वही वाला ब्रांड रखेंगे जो सबसे सस्ता है, क्योंकि मेरे को डायरेक्ट बेनिफिट दवाई से कुछ नहीं था। तो हम उसको बड़े अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाए। वो वाला मल्टीनेशनल इसलिए कि आपको विश्वास हो, लोकल में कितने लोकल हैं आप कितने तक नहीं देख पाइएगा। तो हम लोगों ने उस स्टैंडर्ड से जब रिज़ल्ट पाने शुरू किए, तो उस स्टैंडर्ड को हमेशा मेंटेन करते रहे। और आज अगर आप किसी को सबसे अच्छी मल्टीनेशनल की दवाई दे पा रहे हो, मिनिमम डायग्नोस्टिक सुविधा से इलाज कर पा रहे हो, तो ये एथिक्स का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आजकल इसी को एथिक्स बोलते हैं, जो हमारी उस वक्त मजबूरी थी, हम एथिक्स में घुसे और एथिकल होते गए। बिल्कुल सर। मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। मैं तब 12th में था, मेरे सर में एक पेन था और मैं डॉक्टर के सिन्हा को अप्रोच किया और वो उनसे ट्रीटमेंट करवाया। तो 1000 रुपये की फ़ीस उन्होंने ली और 19 रुपये की दवाई लिखी। सिर्फ एक मेडिसिन 19 रुपये की, एक 20 दिन का डोज उन्होंने दिया, बोले कि जाओ ठीक हो जाएगा, और सच में ठीक भी हो गया। आज जब एक मेरे बेटे के सर में हेडेक होता है और मैं डॉक्टर को अप्रोच करता हूँ, तो वो 7-8 तो मेडिसिन लिखते ही लिखते हैं। तो क्या एक मेडिसिन इफेक्टिव नहीं है? अब आप
ने पहला मेरे से सवाल पूछा कि फार्मासिस्ट के पास जाके दवाई लेना चाहिए कि डॉक्टर के पास लेना चाहिए। दूसरा सवाल आपने ये पूछा कि एक डॉक्टर इतने की दवाई में ठीक किया, एक डॉक्टर इतने की दवाई में ठीक किया। बस यहीं पर ही आपके सवाल का जवाब खुद है। जब आप अच्छे डॉक्टर के पास जाइएगा, फीस जरूर ज़्यादा लगेगी लेकिन दवाई बहुत कम लगेगी, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। बस इसमें अच्छे और कम अच्छे का आपको अपने कंपैरिजन करना है और अपने पता लग जाता है कि आपको कहाँ जाना है और क्या पाना है। सारी उंगली बराबर नहीं होती है। यस। हॉस्पिटल का एक डर है लोगों के मन में, आम जनता के मन में एक डर मन में, तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, बहुत बिल आएगा, बहुत लूट लेगा। इस डर को ओवरकम करने के लिए आपके पास क्या उपाय है और क्यों डर है ऐसा? एकदम डर है, क्योंकि आपके पास प्रेशर बहुत है कि आपको दिल्ली वाली फैसिलिटी यहाँ चाहिए है। जब दिल्ली वाली फैसिलिटी यहाँ लानी है तो आपको एक MRI मशीन लानी है जो 5 करोड़ रुपए की है, और उस 5 करोड़ की मशीन की वायबिलिटी तब निकलेगी, आप बैंक का लोन तब चुका पाइएगा जब आप उस पर 20 टेस्ट डेली करिएगा। तो जब आप यहाँ पर चीज़ें लेके आइएगा तो उन चीज़ों को वायबल बनाने के लिए आपको उस पर टर्नओवर चाहिए ही चाहिए। तो मैनी ए टाइम्स ऐसा होता है कि आपको 20 पूरे करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्ट्रेच करना पड़े, और जिसका मरीज़ के ऊपर ये प्रभाव जा सकता है कि हाँ मैं जाऊँगा तो मेरे को ये खर्च होएगा। लेकिन ये अगर वो मरीज़ रांची के बजाय दिल्ली में जाएगा और आपको आके बोलेगा मैं दिल्ली गया तो मैं तो बड़ा खुश, मेरा तो ये जांच भी कर दी, ये जांच भी कर दी, ये आपको तो कुछ आता ही नहीं है या आपके पास कुछ है ही नहीं है, तो आप कहाँ जाके स्टैंड करेंगे? इसका एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है, इसका एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज भी जितना एथिक्स एक्सरसाइज रांची में हो रहा है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, आज भी रांची में जितना एथिक्स एक्सरसाइज हो रहा है, मेरे ख्याल में हमारे देश की किसी भी Tier 2, Tier 1 में तो बिल्कुल भी नहीं वैसा एथिक्स एक्सरसाइज नहीं होता है। एक ये भी तो वजह हो सकता है कि लोग डॉक्टर को सेवा भाव वाले इम्प्रेशन से देखते हैं, और जब वो बिल देते हैं तो लोग इनके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते। ज़्यादातर लोग जब डॉक्टर को क्वेश्चन करते हैं जांच नहीं करवाने से, तब डॉक्टर मजबूर हो जाता है कि उसको जांच कराने का एक तरीका अडॉप्ट करना पड़ता है। डॉक्टर ना लाइव वायर पे है, उसको उस वक्त डिसीजन लेना है कि मैं किस तरह से सेटिस्फैक्ट्री प्रिस्क्रिप्शन दूं। ठीक होने के बाद आप उसका जब बखिया उखाड़ते हैं तो इन रेट्रोस्पेक्ट तो कोई भी बोल सकता है कि ये 18 रुपए की दवाई देते तो ठीक हो जाता, तो 1800 का दवाई क्यों दिया। ठीक होने के बाद तो कोई भी बोल सकता है, ये तो समाज का नियम है, बदल नहीं सकता है। लेकिन उस वक्त डॉक्टर को फैसला करना है कि डॉक्टर आपको छोटा प्रिस्क्रिप्शन देगा तब आप सेटिस्फाई होइएगा कि बड़ा प्रिस्क्रिप्शन देगा तब आप सेटिस्फाई होइएगा। और डॉक्टर ने अगर आपको बिना डायग्नोस करवाए अगर मलेरिया डिक्लेयर करके मलेरिया की दवाई दे दी, तो मलेरिया की दवाई सिर्फ 20 रुपए की आती है, तो आप ठीक हो जाइएगा, तो आप डॉक्टर के गुण गाइएगा। डॉक्टर ने अगर आपको मलेरिया की दवाई दे दी और वो डेंगू निकल आया क्योंकि जांच नहीं करवाया, उस जांच में 2000 रुपये लगते थे, तब आप डॉक्टर का गला पकड़ लीजिएगा कि आपने मलेरिया की दवाई दे दी, मेरे को ये साइड इफेक्ट्स हो, इसलिए जांच करवाना, इसलिए डॉक्टर को जांच करवाना पड़ता है। तो डॉक्टर भी ना इस चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश करता है। जिस ज़माने में तो ये जांच अवेलेबल नहीं थी, उस ज़माने में ये सब कुछ मजबूरी थी आपको। आप पहले मलेरिया की दवाई दीजिएगा, नहीं ठीक होएगा तो आप फाइलेरिया की दीजिएगा, नहीं ठीक हो तो डेंगू की दीजिएगा, कहीं ना कहीं तो ठीक हो ही जाएगा। तब ये समस्या नहीं थी। आज जब ये क्योंकि अवेलेबल है तो आप ही जाके डॉक्टर को बोलिएगा, ये नहीं बोलिएगा मेरे जेब में पैसे नहीं थे तो आपने मेरे को 20 रुपये की दवाई तो बड़ा अच्छा किया। तब आप बोलेंगे आपने मेरे 5 दिन बर्बाद कर दिया, अब डेंगू की जांच करा के क्या कर रहे हो, 5 दिन पहले क्यों नहीं करवाई थी। और डॉक्टर के लिए ना ये अंदाज़ा लगाना, एग्जैक्ट डायग्नोसिस पिन पॉइंट करना इज़ इम्पॉसिबल इन द फर्स्ट मीटिंग। या तो क्लिनिकल ट्रायल लेगा या डायग्नोस्टिक्स से उसका पूरा का पूरा पता लगाएगा। आजकल गांव में जो लोग हैं वो मोस्टली प्रेफर करते हैं झोला छाप डॉक्टर के पास जाने के लिए। आपको क्या लगता है, क्या वजह है कि झोला छाप डॉक्टर इतने पॉपुलर हैं अपने यहाँ? झोला छाप डॉक्टर सर आपके राज्य की मजबूरी है। आपके राज्य में इतने डॉक्टर ही नहीं है कि आप एक डॉक्टर पेशेंट रेशियो मेंटेन कर सकिए। और जिस दिन आप कर भी लेंगे, कुछ ऐसे डॉक्टर होएंगे भी, आपके पास ऐसी सुविधा ही नहीं है कि डॉक्टर जैसा पढ़ा लिखा प्राणी
एक मैट्रिक पास तक तो कहीं गांव में जाके किसी ब्लॉक में रहना पसंद नहीं करता, तो आप डॉक्टर से उम्मीद करते हैं अपने परिवार को ले जाए, वहाँ पर जाके रहे, वहाँ जाके सेवा करे, जहाँ उसके बच्चे को पढ़ाई नहीं मिले, कुछ नहीं मिले। तो पहले तो हमारी ज़रूरत है कि हम उतने मेडिकल कॉलेजेस क्रिएट करें कि डॉक्टर उतने प्रोड्यूस कर सकें, फिर वैसी सुविधाएं क्रिएट कर सकें जहां डॉक्टर अपने परिवार के साथ जाके कम से कम मिनिमम स्टैंडर्ड मेंटेन कर सके, अपने बच्चे को 5वीं 10वीं क्लास तक तो पढ़ा सके। जिस दिन हम ये कर लेंगे तब झोला छाप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब तक ये नहीं करें, झोला छाप हमारी मजबूरी है। कम से कम कुछ तो अवेलेबल है उन लोगों के पास जो अपने एक्सपीरियंस से 90% लोगों को ठीक कर देता है, अपने एक्सपीरियंस से। ट्रू। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। सरकार क्यों नहीं समझती? सरकार रेड मार्क उनको तंग की हुई है। सरकार भी समझती है, सरकार बड़े अच्छे से समझती है। जब सरकार को पत्रकार बंधु या मीडिया बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करता है तब उनको इस तरह के कुछ एक्शंस करने पड़ते हैं। सरकार भी समझती है कि उनको कुछ सुविधाएं तो मिल ही रही हैं, और बल्कि आज तो ज़रूरत है कि आपको उस तरह के लोगों को ट्रेन करके वहाँ बिठाना। और आज आपके पास इतना अच्छा माध्यम है, आईटी इतना स्ट्रांग हो गया है कि आप उनको वीडियो काउंसलिंग करा के अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी करवा सकते हो। तो इतना नेटवर्क अगर गवर्नमेंट क्रिएट कर दे, जो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, गवर्नमेंट उस दिशा में सोच भी रही है, और मेरे को पूरी उम्मीद है कि इसके जल्दी रिजल्ट भी निकलेंगे। एक झोला छाप जिसको आप बोलते हैं, एक नॉन क्वालिफाइड आदमी, एक्सपीरियंस्ड आदमी किसी क्वालिफाइड आदमी से क्रॉस कंसल्टेशन लेके वो सारी चीज़ कर पाए, जो झोला छाप बोलने की वजह से जिसमें वो कर तो लेता है लेकिन फंस जाता है। क्योंकि वही सारी चीज़ अगर क्वालिफाइड एमबीबीएस करेगा, मैं नहीं मानता हूँ कि खाली एमबीबीएस की 4.5 साल की पढ़ाई आपको एक 20 साल के कंपाउंडर से बराबर एक्सपीरियंस दे सकती है। हो सकता है वो ज़्यादा गलती करे, लेकिन वो क्वालिफाइड है तो उस पर क्वेश्चन नहीं है। तो इस क्वेश्चनिंग को कम करने के लिए अगर सरकार एक नेटवर्क बना देती है वीडियो काउंसलिंग का, तो वो समस्या भी किसी हद तक। अब यहाँ मैं ना 2 चीज़ों को कनेक्ट करता हूँ। झारखंड में या देश में ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जो डिग्री बांट रही है। ठीक है, आपके पास 20,000 रुपये है तो इसकी डिग्री ले लो, 2 लाख रुपए है तो इसकी ले लो, 5 लाख है तो पीएचडी भी ले लो। ठीक है। दूसरी तरफ आप झोला छाप डॉक्टर कह रहे हैं उन डॉक्टर्स को जिनके पास 20 साल एक्सपीरियंस है, और आप जैसे लोग बोलते हैं कि भाई वो समाज की नीड है कहीं ना कहीं, हमारा जो अवेलेबल रिसोर्स है उसमें, तो क्यों नहीं उन्हीं से उनको डिग्री दिलवा दे सरकार, या वो डिग्री लेके और इसको वाइबल कर लिया, एक छोटा सा डिफेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट स्टार्ट करते। क्या अब सवाल ये है, क्या ऐसा एडवाइस आप सरकार को नहीं करते? बिल्कुल, डिग्री देने का मापदंड तो सरकार को फिक्स करना है। आपको आरएमपी सिस्टम, अगर आप डॉक्टर प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं तो पहले रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का जब आप लाइसेंस देते थे, वो लाइसेंसिंग अभी भी कुछ स्टेट्स में चलता है, वो स्टेट्स कामयाब है। आपको वो सिस्टम वापस लाना पड़ेगा, उनको लिमिटेड प्रैक्टिस की आपको बिल्कुल परमिशन देनी पड़ेगी, तभी आपका सिस्टम काम करेगा। एंड तक आपकी सुविधा कैसे पहुंचेगी? नहीं। अब मैं फिर से आता हूं आपको उस टॉपिक पे जो नए हॉस्पिटल्स क्रिएशन की बात थी, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस क्रिएशन की बात थी। अभी नए एम्स का डेवलपमेंट हुआ है। आपको लगता है कि नए एम्स में पढ़ाई अपने उच्चतम स्तर पे या एट पार भी अवेलेबल है? आप मायो क्लिनिक का एग्जांपल उठा लीजिए, न्यूयॉर्क का। बहुत सारे मायो क्लिनिक हैं, सारे एक स्टैंडर्ड पे काम नहीं करते हैं, एक मापदंड पे काम नहीं करते हैं। आप एम्स दिल्ली को एम्स ऋषिकेश से कंपेयर नहीं कर पाएगा, एम्स ऋषिकेश को एम्स पटना से कंपेयर नहीं कर पाएगा, एम्स पटना को एम्स देवघर से कंपेयर नहीं कर पाएगा। मशीन भी आ जाने से मैन बिहाइंड द मशीन जो डॉक्टर है वो बहुत उस पर निर्भर करता है। आज एम्स का भी न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट ऊपर नीचे होता है, जब एक न्यूरो सर्जन छोड़ देता है और दूसरा टेक ओवर करता है, ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये पूरी की पूरी डायनामिक्स है, वो सारी की सारी डिपेंड करती है कि आपने इक्विपमेंट पे कितना लगाया हुआ है, किस तरह के इक्विपमेंट हैं, उस तरह के ही ब्रेन्स वहाँ पर रहेंगे और उस तरह के ही इलाज हो पाएगा। रिम्स मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेट का बैकबोन होने के बाद अगर आप रिम्स विजिट किए हों तो आप देखेंगे कि कुव्यवस्था किस तरह से हावी है। राज हॉस्पिटल इतने ऑर्गेनाइज्ड वे में एज ए सोल पर्सन आप रन कर रहे हैं, सरकार कभी आपसे एडवाइजरी नहीं मांगती कि रिम्स को कैसे दुरुस्त किया जाए? बिल्कुल मांगती है। मैं बहुत सारी गवर्नमेंट एडवाइजरी बॉडीज में हूँ और जब मौका मिलता है तो एडवाइस देने की कोशिश जरूर करता हूँ। सिर्फ अगेन डायनामिक्स का सवाल है। मैं एक बहुत छोटा सा इंस्टीट्यूशन चलाता हूँ, मेरे को चलाने में
इतनी असुविधा नहीं है, मेरे पास 300-400 आदमी उनको कंट्रोल कर लेता हूँ। अगर मेरे को रिम्स बिठा दिया जाए तो हो सकता है मैं रिम्स को उतने अच्छे से नहीं चला पाऊँ। तो जितना बड़ा इंस्टीट्यूशन उसके हिसाब से आपको उसका बैकबोन इंफ्रास्ट्रक्चर जो ऑपरेशनल सिस्टम है वो ऑर्गेनाइज करना जरूरी है। तो रिम्स को चलाने के लिए हम एम्स से सीख ले सकते हैं, राज्य अस्पताल से सीख लेना बेकार है। तो मैंने अपना एक खुद का सिस्टम क्योंकि डेवलप किया हुआ है जो मेरी समझ से चलता है, मतलब मेरे तो अंदर रिस्क गया वो सिस्टम। तो रिम्स के साथ इतने सारी बॉडीज हैं उसको देखने के लिए, ऑल्दो रिम्स आज एक पूरी तरह से ऑटोनोमस बॉडी है। अगर आप रिम्स को RMCH से कंपेयर कीजिए तो मेरे को अच्छे से याद है 1991 में जब मैंने हॉस्पिटल शुरू किया था तो RMCH में मात्र 300-350 पेशेंट रहते थे 1100 बेड होने के बाद। आज रिम्स में 2000 मरीज रहते हैं 1500 बेड होने के बाद। तो रिम्स ओवरलोडेड है। तो रिम्स ने इतना इम्प्रूव तो किया ही है। तो मेरी आपसे सिर्फ एक ही मतलब विनती है कि रिम्स को अगर हम रिम्स से कंपेयर करें कि रिम्स कल क्या था और आज क्या था, वो बेहतर तरीका होगा। रिम्स को अगर हम राज मेदांता फोर्टिस से कंपेयर करें तो वो एक अच्छा मापदंड नहीं। अच्छा, तो पहले से भी अगर मैं कंपैरिजन करूं, मैं रिम्स को एक्सपीरियंस किया हूं बहुत क्लोजली। अभी मेरे एक रिलेटिव है, नाम नहीं लूँगा, उन्होंने कहा कि पापा का कैटरेक्ट ऑपरेशन करवाना है, रिम्स चले जाओ, मैं फ़ोन कर देता हूँ। मैं उनकी बातों में आके चला गया। साहब वहाँ बाथरूम नहीं है, बाथरूम है तो पानी नहीं है, पानी है तो वो आने का एक सिस्टम है कि दिन के 11 बजे आएगा। भाई साहब ऐसे पेशेंट कैसे रहेगा? yes. तो अब इस पुरानी अगर बात करें तो क्या पुरानी व्यवस्था में बाथरूम भी नहीं होता था? मैं तो जब रिम्स पहले जाता था तो कुत्ते भी घूमते थे। यस, इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे ही हो सकता है। मैं आपको बताया कि इतना बड़ा और इतना विशाल कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और उसमें इतने सारे एलिमेंट्स हैं जो कंट्रोल करते हैं उसको। जब किसी चीज़ का फ़ायदा लेना हो तो जितने कंट्रोलिंग एलिमेंट्स रहते हैं वो सारे के सारे अपनी उंगली घुमाते हैं। जब जिम्मेवारी की बात आती है तो कोई नहीं आना चाहता है। ये हर बड़ी संस्था के साथ है। तो मेरे को लगता है कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो सरकार एक सिस्टम बना रही है, अगर उस सिस्टम पे हम आते हैं तो उसमें ज़रूर हम एक अच्छा कर सकते हैं। और रिम्स में भी ना बहुत सारी चीज़ों को हम प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। रिम्स में भी हम ये अब जितना हमारा हाउस कीपिंग है, जितना सिक्योरिटी है, अब तो थोड़ा एक टाइम आएगा जब हम पैरामेडिक्स और नर्सिंग को भी आउटसोर्स करें। एक टाइम आएगा मेडिकल भी। अब सदर अस्पताल में आप देखिए, आपने कॉन्ट्रैक्ट पे कितने सुपर स्पेशलिस्ट रख रही हैं। हम जैसे जैसे असुविधा देख रहे हैं, जैसे जैसे परेशानी देख रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ निराकरण तो कर ही रहे हैं। मैं तो देख रहा हूँ कि इम्प्रूवमेंट हो रही है। सदर क्योंकि मेरे बहुत नज़दीक है, सदर को तो मैंने बहुत इम्प्रूव होते हुए देखा। ठीक है सर, हम लोग डॉक्टर्स पे भी थोड़े से ओपिनियन लेंगे कि क्या डॉक्टर में सेवा भाव की थोड़ी कमी आई है और अब वो मनी माइंडेड थोड़ा ज़्यादा हो गया, क्या ऐसा फील होता है आपको? ये हमारी अपनी साइक है। मैंने आपको ये बताया कि हम इन रेट्रोस्पेक्ट अपना एक ओपिनियन बनाते हैं डॉक्टर के लिए। डॉक्टर वही के वही हैं। डॉक्टर बिहेव करते हैं आपके बिहेवियर के ऊपर कि आप इलाज कराने के बाद डॉक्टर के साथ कैसे बिहेव करते हैं। डॉक्टर को अगली बारी आपका इलाज करने के लिए बिल्कुल वैसे ही बिहेव करना पड़ता है। तो आज जितने भी अगर हम समझते हैं कि समाज में सुधार है तो हम जिम्मेवार हैं, अगर समाज में बिगाड़ है तो पूरी तरह से हम खुद ही जिम्मेवार हैं। हम खुद ही इस तरह से बिहेव करते हैं डॉक्टर के साथ कि डॉक्टर भी मजबूर है। आखिर तो हमारे बीच का इंसान है, उसका परिवार है, उसने भी अगर आज जो डॉक्टर रिम्स से पढ़ा है उसके पैसे नहीं लगे हैं, जो डॉक्टर बेंगलोर में किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ा है उसने 1 करोड़ रुपया 2 करोड़ रुपया लोन लेके पढ़ा है। जिसने 2 करोड़ रुपए का लोन लिया है वो जाके कहीं जब तक उसको 3 लाख 4 लाख की सैलरी नहीं मिलेगी वो लोन की एक किश्त भी नहीं चुका पाएगा। तो अब उस डॉक्टर को, अब उसने अगर वो 2 लाख 3 लाख 4 लाख कमाने के लिए किसी अस्पताल को ज्वाइन करता है और उसके लिए उस वायबिलिटी के ऊपर काम करता है तो उसको आप मनी माइंडेड भी कह सकते हो, उसकी मजबूरी भी कह सकते हो, या हमारे सिस्टम का एक हिस्सा भी कह सकते हो। हर बिजनेसमैन ऐसा करता है, जो MBA बनता है वो भी इसी तरह से लोन लो के इसी तरह से पैसे कमाने की कोशिश करता है। तो मैं संक्षिप्त में ये बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर के पास भी अपने परिवार चलाने की मजबूरी है। उस मजबूरी में बहुत दफ़ा अगर वो कम पैसे में काम करता है तो उसको दिन में 100 मरीज़ देखने हैं।
अगर ज़्यादा मैं काम करता हूँ तो दिन में 10 मरीज़ भी देख सकता है। जब वो 100 मरीज़ देखेगा तो हो सकता है 50 डिससेटिस्फाई हो जाए लेकिन पैसे कम लेगा, लेकिन 10 मरीज़ देखेगा तो पैसे ज़्यादा लेगा। तो सेटिस्फेक्शन किस चीज़ की चाहिए, इस चीज़ का बैलेंस डॉक्टर बनाने की कोशिश ज़रूर करता है। एक दूसरी इसके फ्लिप साइड पे मैं बात करता हूँ कि अगर सिस्टम में कुछ लूप होल है, कहीं ना कहीं बात फिर से आ गई सिस्टम पे, तो क्या हेल्थ केयर को सरकार को अपने टेक ओवर करके फ्री कर लेना चाहिए था ताकि सेवा भाव ज़्यादा बरकरार रहे, जो अदर कंट्रीज में है कहीं कहीं? सिर्फ यूके का एक एग्जांपल है जहाँ हेल्थ केयर पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में है और किसी भी ऐसे देश में बहुत अच्छा एग्जांपल नहीं है। आपको एक मॉडल बनाना ही पड़ेगा जिसमें सरकार उतना ही काम करे जो इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित है और बाकी प्राइवेट हाथ में छोटे छोटे रूप में देते जाएं। आपको मोस्ट वायबल, मोस्ट इकोनॉमिकल मॉडल बनाना ही पड़ेगा जिसमें आप बेस्ट ट्रीटमेंट दे सकें। मेरे ख्याल से सरकार इस दिशा में पिछले 20-25 साल से चल रही है। मैं 1995 से ही देख रहा हूँ कि सरकार ने और अस्पताल बनाने बंद कर दिए और धीरे धीरे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पर डिपेंड करना शुरू किया कुछ कुछ चीज़ों के लिए। बहुत बड़ी रिसर्च रिलेटेड चीज़ें सरकार खुद कर रही है, वही एक मॉडल हमारे देश के लिए भी काम करेगा। और दूसरा मॉडल कुछ भी करेंगे तो सरकार की इनएफिशिएंसीज की वजह से ना तो हम दे पाएंगे और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो जाएंगे। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट नए मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड करने के लिए क्या कर रही है? सेंटर के अपने प्रोग्राम हैं जो बेसिक WHO गाइडलाइन पे चलते हैं कि आपको जो मिनिमम चीज़ अपने देश के लिए करनी है वो सेंटर से गाइड होते हैं। जैसे विमेन एंड चाइल्ड हेल्थ है, सेफ डिलीवरीज हैं, जैसे आपके वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स हैं। WHO ने कुछ पूरे वर्ल्ड के लिए जो मिनिमम स्टैंडर्ड बना दिए वो देश को अपने हिसाब से चलानी है। वहाँ सेंटर पूरी तरह से सपोर्ट देती है और उसको चलाती है। उसके बाद हेल्थ पूरी तरह से स्टेट सब्जेक्ट है, जो स्टेट से रेवेन्यू आता है उसी से हम खर्च करके उसको करते हैं। तो बेसिक WHO रिलेटेड गाइडलाइन सेंटर पूरी करता है, बाकी स्टेट की पूरी जिम्मेवारी स्टेट अपने से करती है। आयुष्मान योजना फेल और सक्सेसफुल? आयुष्मान योजना एक बहुत अच्छा ट्रायल और बहुत कुछ करने को है और हम उसको कर रहे हैं और तेज़ी चाहिए उसको और अच्छा इम्प्रूव करने के लिए। प्रिवेंटिव डिजीज को लेकर लोगों को अवेयर करने के लिए आप अपने लेवल पे क्या प्रयास कर रहे हैं? बेसिक प्रिवेंशंस तो बहुत ज़रूरी है। हम लोग बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम संस्थाओं के माध्यम से करने की कोशिश करते हैं जो सरकारी माध्यम से बहुत दफ़ा उनके रिसोर्सेज की वजह से नहीं हो पाती हैं। प्रिवेंशन इज़ डेफिनेटली रिक्वायर्ड, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, बड़ी पुरानी कहावत है। टैलेंटेड डॉक्टर्स जो झारखंड के हैं वो झारखंड से आउटसाइड मूव करना चाह रहे हैं या मूव कर जा रहे हैं, क्या वजह है? 2 रीज़न हैं। एक तो उनको जो अपना टैलेंट दिखाने का मौका यहाँ पर नहीं मिल रहा है, उनके पास वो इक्विपमेंट नहीं है और उतने पेशेंट नहीं है, इज़ वन रीज़न। सेकंड रीज़न कि वो जिन फैसिलिटीज़ के लिए झारखंड आते हैं वो फैसिलिटीज़ उनको मिल नहीं पाती हैं। उनको लगता है कि आज तो मेरे बच्चे छोटे हैं, स्कूलिंग मिल रही है, कल कॉलेज कहाँ जाएंगे, बच्चे बड़े होने शुरू होते हैं, वो यहाँ से छोड़ के चले जाते हैं कि हम कहाँ के। ये उनकी पारिवारिक मजबूरी है जो बिल्कुल नेचुरल है। एक और चीज़ें आती है वो है अंधविश्वास। इससे कौन लड़ेगा, डॉक्टर, सरकार या हॉस्पिटल का मालिक? ये समाज को खुद लड़ना होगा। सामाजिक बुराई है, हम सबको मिलकर करना होगा। अंधविश्वास का कोई दूसरा इलाज नहीं है। कुछ हॉस्पिटल ज़रूरत से ज़्यादा टेस्ट या सर्जरी लिखते हैं, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? बैलेंस बहुत ज़रूरी है और बैलेंस के बगैर अगर हम थोड़ा सा भी विश्वास खोते हैं तो हमको संभल के थोड़ा सा रिट्रैक्ट करने की ज़रूरत है। एक कॉमन आदमी कैसे जानेगा कि ज़्यादा लिखा रहा है या लूट रहा है या जेन्युइन है? ये आप एक दूसरे के साथ अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं, अपने ही सिस्टम को अपने साथ कंपेयर कर सकते हैं। हम लोग जितने प्राइवेट अस्पताल हैं हम लोग फीडबैक लेने की कोशिश ज़रूर करते हैं और उसी फीडबैक मैकेनिज़्म से ही अपने आगे के रास्ते तय करते हैं। अभी एक प्रीवियस पॉडकास्ट में मैं एक सोशल वर्कर से बात कर रहा था, उन्होंने बताया कि एक केस था एक चाइल्डहुड या बर्थ का, और उसकी माँ को उसने और बच्चे को तो उसने छोड़ दिया और माँ को होस्टेज रख लिया।
ठीक है, और बाप को ये कह के बोला कि भाई जाओ 3 लाख का बिल है, 3 लाख का भुगतान लेके आओ, आप क्या कहेंगे इस पर? अगर ऐसा है तो बिल्कुल गलत है, लेकिन 90% ऑफ टाइम इस चीज़ को इस तरह से उड़ाया जाता है, क्योंकि अगर इस तरह से नहीं आप उसको प्रोजेक्ट करिएगा तो मसाला नहीं बनेगा। मसाला नहीं बनेगा तो किसी को मज़ा नहीं आएगा, वो फीका सा लगेगा। तो अगर खुद ही उसने अगर भेज दिया कि भाई तू जाके पैसे लेके आ और उसका बिल देना है, मैं आपको जैसे बताया कि कोई इलाज तभी करता है जब कोई उसको प्रॉमिस करता है कि मैं तेरे को पेमेंट कर दूंगा, तो इसमें आप उसको सराहना करिएगा कि उसने बिना आपसे एडवांस में पैसे रखवाए इलाज कर दिया, कि इलाज होने के बाद अगर वो बिल नहीं दे पाया तो डॉक्टर उसको बोल रहा है भाई तूने वादा किया था बिल नहीं दे रहा, कि उसकी बुराई करिएगा कि तू बिल नहीं दे रहा, फिर उस पर कहानी बनाएगा कि होस्टेज बना के तूने इसको क्यों रखा हुआ है। इसकी सराहना क्यों नहीं करते कि उसने बिना पहले पैसे रखाए इलाज कर दिया? इस एंगल को क्यों नहीं आप देखते कि इलाज हुआ ही क्यों? इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे दूर कर सकते हैं? अब मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने का सरकार ने एक बार एक बड़ा अच्छा रास्ता निकाला था, उसको फॉलो अप नहीं किया, 1 साल तक चलाया हमने। किसी भी इमरजेंसी को सरकार ने सिस्टम बनाया कि किसी भी इमरजेंसी को हम नियरेस्ट अस्पताल पहुंचाएंगे और वहाँ पर वो इलाज होएगा। कुछ भी होएगा उसका 1 दिन का पेमेंट सरकार करेगी। 1 दिन का इलाज करके आप उस मरीज़ को पहुंचा दीजिए रिम्स या सदर या सरकारी अगर सुविधा में, जहाँ वो अगर पैसे नहीं दे पाता है, अगर आप पहुंचाते हैं तो 1 दिन का पेमेंट सरकार खुद करेगी। और ये एक शुरुआत थी, एक पहल थी इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि इमरजेंसी मैनेजमेंट हमारी 90% ज़रूरत है। अगर वो पहल अच्छे से आगे बढ़ी होती तो आज इस लेवल तक हम पहुंच गए होते कि जहाँ पर भी आदमी इलाज कराने में अक्षम हो जाता है, या तो सरकार उसको जल्दी से जल्दी अपनी अच्छी सुविधा में शिफ्ट करे, या उसका कुछ बिल चुकाने का, कम से कम उसका दवाई का जिम्मा ले ले, क्योंकि दवाई तो हमको भी खरीद के देनी है, हम अपने खुद तो मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं। तो उसका एक ही इलाज है कि कुछ हद तक अगर सरकार इसका जिम्मा ले लेती है, ऐसे केसेस में एक बॉडी ऐसी बना देती है जो केस टू केस जाके हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल एक फ्लाइंग स्क्वाड जाके विजिट करे, और उसमें सरकार कुछ अपनी तरफ से सब्सिडाइज कर दे। आपको ऐसा नहीं लगता सर कि पैसे की भूख अपने समाज में इतनी ज़्यादा है, मैं सीधे सीधे बात कर रहा हूँ, इतनी ज़्यादा है कि जैसे ही हम जानते हैं कि बिल का भुगतान सरकार की ओर से आने वाली है तो हम बिल को थोड़े अपलिफ्ट कर देते हैं? इसी के लिए एक अच्छा सिस्टम बन जाना ज़रूरी है, और उसके लिए मैं सराहना करना चाहूँगा आयुष्मान की। ये आयुष्मान का जो सिस्टम बना, बहुत अच्छे से बहुत सारी बुराइयां जो पहले होती थी हम लोग की सरकारी स्कीम में, उसको देख के और उसको काउंटर करके बनाया, और बहुत सारी चीज़ों को हम एक्चुअल में कर पा रहे हैं। रास्ता तो आदमी तब भी निकाल सकता है, और नहीं भी निकालता तो हमको, मैंने जैसे बताया, इन रेट्रोस्पेक्ट हमको मौका मिल जाता है उसको बताने का, उड़ाने का, और हम उसको उड़ाते भी हैं, 1 को 10 बना के दिखाते भी हैं। तो रास्ता तो निकल सकता है, लेकिन जब रास्ता निकले तो उस रास्ते का आपको और क्या बढ़िया से उसका सिस्टम बनाना है सुधार का, वो तो सरकार को देखना है, क्योंकि सरकार के पास बड़ी मशीनरी है ये सब करने की। और आज क्योंकि इसमें कुछ IT बेस्ड है तो करना बहुत आसान है। नकली दवाई का प्रॉब्लम कितना बड़ा है झारखंड में? बड़ा मुश्किल सवाल है, मेरे दायरे के बाहर का है। मेरी दवाइयों के बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी भी नहीं है। ओके। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में क्या कमी है? लोग क्यों प्राइवेट प्रेफर करते हैं गवर्नमेंट जाने के बजाय? देखो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ना एक आदमी को ना अच्छे से ना जिम्मेवारी मिल जाती है, पावर नहीं मिलती है। और जब तक जितनी जिम्मेवारी मिले उतनी पावर नहीं मिले तब तक ऑपरेट करना मुश्किल होता है। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर हम एक स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि हम RMCH से ऑटोनोमस रिम्स बनाए, रिम्स को भी और इम्प्रूव कर रहे हैं, वो जारी है। लेकिन गवर्नमेंट स्तर पे क्योंकि बहुत बड़ा सिस्टम है तो आपको बनाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी डिलेज हैं। तो जो गवर्नमेंट सिस्टम की इनएफिशिएंसीज हैं जो बहुत लार्ज सिस्टम की वजह से होती हैं, वो पूरी करने में समय लगता है, तो इसलिए डिले है, लेकिन विल है इवन गवर्नमेंट को, क्योंकि जो चला रहे हैं वो बहुत अच्छे ब्रेन्स हैं। क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो IAS ऑफिसर हैं, IAS ऑफिसर बनते कितने हैं एक साल में? आपकी 140 करोड़ की आबादी में 1200-1400 IAS ऑफिसर एक साल में नहीं बनते। इतने बड़े ब्रेन्स हैं, चला रहे हैं, लेकिन वो सिस्टम की जटिलताएं हैं जिसके लिए हम लड़ भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ कि पिछले 10-15 साल में जितने बदलाव हुए हैं हमारी ब्यूरोक्रेसी में, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में,
एवं इन द मेडिकल सिस्टम। मैं तो आगे रोजी पिक्चर देखता हूँ, मैं कोई डल पिक्चर नहीं देखता। हाँ, डायबिटीज और बीपी जैसी बीमारियां बहुत कॉमन होते जा रही, इस पे आपका क्या ओपिनियन है? इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरा एक्सपीरियंस मानना चाहते हैं तो डेवलप्ड कंट्रीज जितनी हैं उनके पास डेवलपमेंट के बाद अपना वेल बीइंग उनके लिए एक रीज़न बना, लाइफ का एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एक रीज़न बना। वो प्रिवेंटिव की तरफ गए, वो अपनी डिजीज़ों से बचने की तरफ गए। हम अभी तक अपना पेट नहीं भर पाए हैं, तो इसलिए इस तरफ सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है। सरकार के लिए मजबूरी है कि पहले सबका पेट भरे, फिर उनके लिए प्रिवेंटिव्स लेके आए, फिर उनके लिए ऐसे प्लान्स लेके आए। लेकिन जो लोग संपन्न हो चुके हैं वो इस तरह के लाइफस्टाइल ज़रूर अडॉप्ट कर रहे हैं, और जो लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर रहे हैं वो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर से आगे के लिए बच रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं। लेकिन अधिकतर आबादी क्योंकि अभी डेवलपिंग स्टेज में है, तो उनके ऊपर वही डेवलपिंग नेशन वाले पुराने सारे के सारे सिस्टम्स के बीच से उनको गुजरना ही गुजरना है। सर, एक सवाल जो मेरे दिल के बहुत करीब है वो भी मैं पूछूंगा आपसे। डॉक्टर के सिन्हा जैसे फेमस न्यूरोलॉजिस्ट को पद्मा अवार्ड नहीं मिलता, और डॉक्टर SP मुखर्जी एक नया चेहरा आते हैं या एक पुराने चेहरे ही हैं, लेकिन एज एट पार उसके वो पॉपुलरिटी वो नहीं है, फिर भी उनको पद्मा अवार्ड मिल जाता है, क्या वजह है? देखो, पद्मा अवार्ड में बहुत सारा पॉलिटिकल रीज़न भी हैं, बहुत सारे आपके समाज में आपकी ख्याति के रीज़न भी हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं कि आप अच्छे से मेरे को जानते हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और आप कहीं वैल्यू रखते हैं और आप मेरी बात करते हैं, उसमें बहुत सारे रीज़न। मैं उससे बहुत ज़्यादा टिप्पणी तो नहीं करना पसंद करूँगा। आपको कभी दिल में ख्वाहिश आया कि मुझे भी पद्मा अवार्ड मिले? मेरे को बिल्कुल भी ख्वाहिश नहीं है। बचपन में आपका क्या सपना था? बचपन में मेरा सपना था कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर बनूं, और मैं मैकेनिकल इंजीनियर बन गया। अच्छा। उसके बाद जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मेरे को ये था कि मैं इंजीनियरिंग करके बिजनेस लाइन में जाऊं, सर्विस में नहीं जाऊं। मैं बिजनेस में आ गया और ईमानदारी से। मैं एक टॉपर था और मेरे को दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जब अवार्ड दिया था, गोल्ड मेडल दिया था, तो उन्होंने मेरे को एक चीज़ बोला कि बेटा तुम मुफ्त में पढ़ाई किए हो, सरकारी दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सरकारी कॉलेज था, मुफ्त में पढ़े हो तो देश की सेवा करना। तो मैंने अमेरिका जाके भी ये प्रेफर किया कि अपने देश में जाके ही काम करूं, अपने देश की सेवा करूं। और इन रेट्रोस्पेक्ट आज मेरे को काम करते हुए लगभग 45 साल हो गए हैं। मैं ईमानदारी से एक्चुअल में बड़ा खुश हूँ कि मैंने अपने सारे सपने पूरे किए और एथिकली किए, अच्छे से किए। जब वापस मुड़ के देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा लोगों से अच्छे से काम किया, सेटिस्फैक्टरी तरीके से काम किया, तो ये सपना क्या बचेगा इसका। लेकिन अगर आपको एक मौका मिले कि आप वापस अपने टाइमलाइन पे जाएं, तो 16-17 साल वाले यंग जोगेश गंभीर को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? हाँ, तब मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि भाई अगर तू अपने जैसे 4 आदमी उसी वक्त तैयार कर लिया होता तो आज और ज़्यादा मज़ा ले रहा होता। मैंने जो जाके 4 आदमी 20 साल के बाद तैयार किए, वो बहुत पहले तैयार करता तो आज बढ़ के वो 16 और 64 हो चुके होते। युवाओं को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? इम्पॉर्टेंट है, यंग एज में आप बहुत कुछ कर पाते हो, और आप कितने क्वालिफाइड हो, कितने इंटेलिजेंट हो, क्या आपका IQ है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप कितना समय अपने काम में देते हो। आप काम वही करो जो आपको अच्छा लगे, लेकिन उसको समय पूरा दो। और कम से कम दिन में 1 घंटा बिल्कुल खाली रह के अपने आप में ज़रूर रहो और उस चीज़ के बारे में ज़रूर सोचो जो आपको सुधारनी है। अपने ड्रीम के बारे में ज़रूर सोचो ताकि आप उसको अच्छे से पूरा कर सको। हार्ड वर्क के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करते हैं इतना इंगेजिंग जॉब में रहते हुए? 2 लाइन इसके लिए बोलूँगा कि ज़रूरी नहीं हर समय लब पे भगवान का नाम आए, ज़रूरी नहीं हर समय लब पे भगवान का, अल्लाह का, जीसस का नाम आए। वो लम्हा भी भक्ति है, वो लम्हा भी इबादत है, वो लम्हा भी प्रेयर है जब इंसान के काम आए। तो मैं ना अपने काम के अलावा एक अच्छी संस्था है जिसका नाम है रोटरी इंटरनेशनल, इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ और इसके माध्यम से अपने वो सारे सपने पूरे कर लेता हूँ जिसमें इंसानियत है, जिसमें सेवा है, जिसमें बहुत कुछ ऐसा है कि जिस पे उंगली नहीं उठाई जा सकती। तब
उसके बाद वो काम करके एक्चुअल में तसल्ली मिलती है। सर आखिरी से एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि झारखंड की एकमात्र हॉस्पिटल है आप जिस पे हेलीपैड है, ये आइडिया कहाँ से आया था? अक्सर यहाँ ना हम लोग नक्सल प्रभावित स्टेट है हमारा, और जितनी ये लैंड माइनिंग अटैक होते हैं यहाँ इमीडिएटली हमारा हेलीकॉप्टर जाता है, उनको उठा के लाता है। हेलीकॉप्टर उनको आधे पौने घंटे में उठा के ले आता है, लेकिन जब वो लैंड करता है तो सुविधा तक पहुँचते पहुँचते हमको आधा पौना घंटा और लग जाता है। तो इस बीच हम पूरा गोल्डन आवर का बेनिफिट मिस कर जाते हैं। तो हेलीपैड मैंने इसलिए बनाया था कि सीधा का सीधा हेलीकॉप्टर उस पर लैंड करे और 3 मिनट के अंदर अंदर हम उसको इलाज करा सकें। लाने में जो समय लगेगा वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन लाने के बाद का इलाज का समय हम बचा सकें, इस आइडिया से मैंने हेलीपैड अस्पताल के ऊपर बनाया था। सर एक सलाह जो आप सरकार को देना चाहेंगे? मैं सरकार को ये बताना चाहूँगा कि रांची पे फोकस नहीं करके जो हमारे पेरिफेरल टाउन हैं उन पे फोकस करें। मैं सरकार को ये सलाह देना चाहूँगा कि जितने सरमाएदार हैं, जितने मल्टीनेशनल्स हैं, उन पे फोकस नहीं करके जिन लोगों ने रांची में अपने आप को स्थापित कर लिया है उनको यूज़ करके दुमका, दरभंगा, डाल्टनगंज, गढ़वा जैसे जगह में जाके हम वहाँ पर उनको ले जाके वैसे एग्जाम्पल सेट कर सकें। बहुत बड़े सपने नहीं देख के, छोटे सपने देख के अपनी ज़रूरतों को अच्छे से पूरा करें। और उसके लिए ज़रूरी है कि सरकार जो चीज़ें मिसिंग हैं, सिक्योरिटी मिसिंग है, लैंड मिसिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड थोड़ी सी चीज़ें जो सरकार के कंट्रोल में हैं, उतनी चीज़ें प्रोवाइड करके एक पब्लिक प्राइवेट हेल्दी पार्टनरशिप अगर हम क्रिएट करें तो हम अपनी स्टेट को चमका सकते हैं। बहुत सारी स्टेट, हरियाणा, गुजरात इसी तर्ज पे ही चमकी है। जो आम जनता है जो हॉस्पिटल जाने से डरती है, जो हमने अभी डिस्कस किया था, आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मेरे ख्याल में अस्पताल जाने से बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि जाने से डर खत्म होएगा, जाने से ही समझ आएगी, जाने से ही आप मैच्योर होइएगा और समझ पाइएगा गलत क्या और सही क्या है, और जाने से ही आपको फ़ायदा मिल सकेगा। अस्पताल जाने से आपको बेनिफिट ज़्यादा है, नुकसान कम है। आप अपने जीवन के 3 लेसन। कोशिश करें, अपने सपनों को पूरा ज़रूर करें। जो आपने सोच के ज़िंदगी शुरू की ज़रूर पूरा करें। नंबर 2, एथिक्स वेरी इम्पॉर्टेंट। एथिक्स के लिए अपने मन की ज़रूर सुनें, ज़रूर अपने आप के अंदर को ज़रूर देखें, उसको शांत करने की ज़रूर कोशिश करें। लास्ट तो मैं यही बोलूँगा कि अपने हालात को कभी भी ये मान के नहीं चलें कि ये हालात आपके लिए ख़राब हुए। इसको हमेशा अच्छा एक पॉजिटिव एंगल लाइफ के लिए लेके चलिए, ताकि अपने आप को पूरी तरह से आप एंजॉय करके काम कर सकें। सर राज हॉस्पिटल्स में जो झोला छाप डॉक्टर्स हैं उनके लिए आप क्या कर सकते हैं? मेरे पास तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम है और मैं हो सकता है इसमें कुछ काम भी करूं। मैं सरकार से ज़्यादा उम्मीद कर रहा था इस काम की। मैं कोशिश कर रहा हूं एक नेटवर्क बनाने की। अगर मेरा सपना साकार हुआ, इसके लिए मेरे को एक अच्छे डिजिटल प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, जिस पर मैं कोई बिना मिनिमम एक्सपेंस के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म चला सकूं। मैं कोशिश करूंगा इन झोला छाप डॉक्टर्स को या इन अनक्वालिफाइड एक्सपीरियंस्ड प्रैक्टिशनर्स को अगर किसी तरह से वीडियो के माध्यम से अपने साथ कनेक्ट करके उनको वो सारी सुविधाएं दे सकूं, जिसकी वजह से उनका झोला छाप का लेवल भी हट जाए, उनको एक क्वालिफाइड ओपिनियन भी मिल जाए, एक अच्छी प्रिस्क्रिप्शन भी मिल जाए और मरीज़ को फ़ायदा भी हो जाए। इसके लिए एक वायबल इकोनॉमिकल सिस्टम की ज़रूरत है। सरकार की तरफ से पहल हो तो बड़ी अच्छे से हो सकता है, लेकिन मेरे को लगता है कि कोशिश करके बना लूँगा। अगर वैसे डॉक्टर्स आपसे कनेक्ट करना चाहें तो उनके मेरे से वीडियो सिस्टम से डॉक्टर्स कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। जितने भी डॉक्टर्स पेरीफेरी में बैठे हैं, अगर मेरी बात सुन रहे हैं, आप प्लीज़ मेरे से कनेक्ट करिए। आप मेरे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप उन हेल्पलाइन नंबर्स के थ्रू मेरे से कनेक्ट करिए और मैं आपको वीडियो के थ्रू आपके मरीज़ के लिए आपको अच्छी से अच्छी काउंसलिंग दे सकता हूँ, अच्छी से अच्छी प्रिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ, अच्छी से अच्छी सलाह दे सकता हूँ। मेडिकल इंश्योरेंस एक प्रोडक्ट है जिसको लोगों को लेना चाहिए, ऐसा सरकार कहती है और ऐसा हम सारे लोगों का मानना भी होता है। लेकिन
कभी कभी क्या होता है कि हम मेडिकल इंश्योरेंस लेने के बाद भी जब हॉस्पिटल विजिट करते हैं तो फील क्या करते हैं कि इनिशियल कमिटमेंट होती है बट बाद में वो बिल हमारे माथे आ जाता है। इस पे आपका क्या विचार है? एक तो मेरी सलाह है कि जब आप मेडिकल इंश्योरेंस लें, किसी विश्वासी आदमी से लें जो आपको सारी बात ठीक ठीक बताए। मेडिकल इंश्योरेंस में बहुत सारी पॉलिसी और उन पॉलिसी के हिसाब से ही उनके प्रीमियम्स हैं। प्रीमियम में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है कंपनी टू कंपनी, सब रेगुलेटरी कमीशन के द्वारा कंट्रोल्ड हैं, बहुत ज़्यादा प्रीमियम में हेरफेर नहीं कर सकते हैं। लेकिन किसी पॉलिसी में आपको कम को पेमेंट है, किसी पॉलिसी में ज़्यादा को पेमेंट है, किसी पॉलिसी में कम रूम रेंट ले सकते हैं, किसी पॉलिसी में ज़्यादा रूम वाला रेंट ले सकते हैं। तो ये हर पॉलिसी की चीज़ आपको पहले ठीक से समझनी चाहिए है, और समझ के जब आप पॉलिसी ले लेते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है कि अस्पताल के एंगल से मैं जो आपको बताना चाहूँगा कि जब आप अस्पताल में चले जाते हैं तब आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके राइट्स क्या हैं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, आपको क्या क्या चीज़ें फ्री हैं और क्या क्या चीज़ें आपके सिर पे आएंगी। और टाइम टू टाइम आपको पता लगता रहना चाहिए कि आपका बिल एक्सीड तो नहीं कर रहा आपकी पॉलिसी लिमिट से। इसके लिए नॉर्मली 24 घंटे लगते हैं किसी भी अस्पताल को ये बताने में आपको इंश्योरेंस से लेके कि इसकी पॉलिसी की क्या कंडीशंस हैं, कितना अपने पे आएगा, कितना इसको अपने अस्पताल के ऊपर आएगा। तो जानकारी लेना हमारी अपनी ज़रूरत है। मैं तो जब मेरे पास मोटरसाइकिल की पॉलिसी थी तो एक बारी मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ, तब मेरे को जाके उस पॉलिसी की बारीकी समझ में आई कि 5 साल तक पॉलिसी लेता जा रहा था, लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ तो कुछ नहीं मिला। तो तब समझ आई कि पॉलिसी लेते वक्त क्या क्या चीज़ के बारे में जानना जरूरी है। एक मिनिमम एक्सेस क्लॉज है कि मिनिमम एक्सेस अगर आपको वो लगना ही लगना है। मिनिमम एक्सेस क्लॉज अगर आपकी पॉलिसी में 50,000 का डाल दिया तो 50,000 तक तो आपको क्लेम ही नहीं मिलेगा। अगर आपने उसमें 20% का को पेमेंट डाल दिया तो 100 रुपये के क्लेम पे 20 रुपये आपको देने, आपको पता रहना चाहिए। अगर आपने उसका रूम रेंट उसने लिमिट कर दिया कि 1,000 रुपये से ऊपर का रूम नहीं ले सकते, आपने 3,000 का रूम ले लिया तो 2,000 पर डे का आपको देना पड़ेगा। तो इस तरह की बहुत सारी कंडीशंस पॉलिसी में होती हैं जिसके बारे में जानकारी ले लेना चाहिए। और सलाह ये है कि अस्पताल में जाके भी इन सारी चीज़ों को अस्पताल के इंश्योरेंस डेस्क से ज़रूर समझ लेना चाहिए। लोग बोलते हैं कि सफलता अपने पीछे सेक्रीफाइस भी मांगती है और समटाइम्स उसका क्या कुछ दुष्परिणाम भी है जो भुगतना पड़ता है। आपको कभी ऐसा महसूस हुआ क्या? ईमानदारी से बताता हूँ, मैं तो अपनी सफलता को भगवान की दया मानता हूँ और अपने आसपास जितने लोग हैं उनकी गुड विशेस मानता हूँ। मैं तो नहीं जानता कि मैं सफल हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन अगर लोग मेरे को सफल मानते हैं तो मैं खाली उन लोगों को कोटि कोटि प्रणाम, भगवान को हमेशा धन्यवाद। थैंक यू सर, आप हमारे साथ बात किए और इतना बहुमूल्य समय दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हम लोगों से कांके टॉक्स में आके कैसा लग रहा है? एब्सोल्युटली, मैं आपके सवालों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ अमित जी कि जितनी आपने मेरे आने के पहले मतलब आधे घंटे में ही जितनी आपने रिसर्च कर ली, जितने आपने सवाल बना लिए, जितनी खूबी से, जितनी स्मूथनेस से आपने थोड़े से समय में इस इतने बड़े कार्यक्रम को कर लिया बिना किसी रिहर्सल के, बिना किसी चीज़ के। मैं पहले तो आपकी समझ से, आपकी इंटेलिजेंस से, आपकी नॉलेज से, आपकी प्रिपरेशन से प्रभावित हूँ। फिर आपका स्टूडियो देख के तो मेरे को वाकई में मज़ा आया। थैंक यू सो मच। आपको पूरी मेरी तरफ से बेस्ट विशेस एंड मैं ये मनाऊंगा कि नेगेटिव जर्नलिज्म में नहीं जाके अगर आप पॉजिटिव जर्नलिज्म में जाएंगे तो एक्चुअल में समाज का भला होगा। थैंक यू सो मच सर।